आन है क्या? थ्योरम नोट करो। हाँ यही मैं करा रहा हूँ। थ्योरम है आपका ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज to more than one limit. Limit of sequence if it exists is unique ठीक है। हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। 2 नंबर या 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है ये। क्वेश्चन ये है कि कोई भी सीक्वेंस एक से ज़्यादा लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस अधिक से अधिक कोई भी सीक्वेंस एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट पे या लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करेगा। या दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि अगर सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। कैसे करना है ये मैं आपको बता दिया था, आइए नोट करते हैं। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा बोल देना। लेट इफ पॉसिबल द सीक्वेंस an converge to two numbers say L and L dash, ठीक है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be any given number since an converge, लिखते रहना साथ में, to L, so there exists
a positive integer m1 such that, अब देखो यहाँ पे let if possible the sequence an converge to two numbers say l and l dash। ठीक है, हमने ये मान लिया कि सीक्वेंस an जो है वो दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये l और l डैश दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों आपस में बराबर हैं। हमको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। क्लासिकल डेफिनेशन में मैंने आपको सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात हमने किया था कि अगर कोई सीक्वेंस an है और ये किसी पॉइंट l पे अगर कन्वर्ज करता है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा ताकि मॉड an माइनस l की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m के लिए। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सिंस an, चूँकि an हमारे दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहा है l और l डैश पे, तो दोनों के लिए हम क्लासिकल डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो सिंस an कन्वर्ज टू l, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट मॉड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m1। ठीक है बात, इसे मान लो 1। आल्सो सीक्वेंस an converge to l dash, so there exists a positive integer m2 such that mod an minus l dash is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m2। this is equation number, inequality number 2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो कोई समस्या हो तो। इसके बाद मैंने क्या किया था, m मैंने लिया था m1 और m2 का मैक्सिमम। तो let us take m is equal to maximum of m1 and m2, then by 1 and 2 we get, क्या मिल जाएगा, an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, दिस इज 3 एंड यहाँ पे क्या होगा, an माइनस l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ मॉड ऑफ l माइनस l डैश इज इक्वल टू l माइनस an प्लस an माइनस l डैश।
लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक चीज और बताओ, मॉड एक्स का जो डेफिनीशन होता है ये क्या होता है? यक्स एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स। इसका मतलब तो पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो वहां पे तो मॉड एक्स की वैल्यू एक नेगेटिव भी आई है। हाँ, नेगेटिव लेंगे तो वो एक्चुअल में आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है, बट उस यक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो ये मान लो a है और ये मान लो b है। यहाँ पे नेगेटिव से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ ए एन माइनस एल डैश। ठीक है, दिस इज लेस देन, तो अब क्या होगा? ये लेस देन एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2 हो जाएगा। एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एप्साइलन, नॉट इक्वल टू एप्साइलन। दिस इज इक्वल टू एप्साइलन। ओवरऑल क्या हो जाएगा? दिस इज लेस देन एप्साइलन, यानी कि मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्साइलन। एंड एप्साइलन इज वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू 0, सो मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0। L माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0, सो L इज इक्वल टू एल डैश। यहाँ तक नोट करो। इसके आगे लिखना मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक करने के बाद हो गया। LPP स्टार्ट हो गया है। LPP कौन पढ़ा रहा है? हाँ? उसमें क्या चल रहा है? अब तो BSc सेमेस्टर हो गया, अब बच्चे खूब नंबर पाएंगे। है क्या?
हो गया। नीचे लिखना सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल, therefore mod of L minus L dash, therefore mod of L minus L dash is equal to 0। फिर नीचे implies that L is equal to L dash, L is equal to L dash। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है बताओ जरा, हेलो, बाउंडेड सीक्वेंस बताओ क्या होता है। तुम बताओ। अभी जो मैं थ्योरम कराने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा बाउंडेड होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत रटना तो नहीं है ज़्यादा, हैं? रट मत लेना। एक्चुअल में थ्योरम को जितना आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे ना तभी एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो नहीं कर पाओगे। चलो भैया, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। थ्योरम है आपका एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is bounded but converse is not true। ठीक है, अब लिखना मत, समझ लो थोड़ा सा ये क्या है, और भी इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। आगे चल करके आप काशी सीक्वेंस पढ़ेंगे, काशी सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद आप एक थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर काशी सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस अगर काशी सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट है तो काशी सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये आगे चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है समझना ज़रा, P implies Q। ठीक है, P implies Q। P क्या है यहाँ पे, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और Q क्या है, बाउंडेड। मतलब सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। अब देखो नगेशन एक होता है। नगेशन का मतलब क्या होता है, नगेशन का मतलब ये होता है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। इसे 7 मत पढ़ लेना, 7P बराबर 7P बराबर 7Q। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसे हम पढ़ेंगे नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। मतलब ये कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो कभी भी वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। नगेशन इसका हुआ। इसका कन्वर्सली क्या बनेगा, कन्वर्स पार्ट क्या बनेगा कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होता है। इनेसेसरी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्सली क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। नगेशन क्या है, नगेशन है हमारा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। मतलब नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट।
ठीक है। अब कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जो बाउंडेड ना हो। जस्ट टेक वन एग्जांपल, ये ले लो, n ले लो। तो ये क्या है, बाउंडेड है या नहीं है? बाउंडेड नहीं है, तो डायरेक्ट कहो कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। और कोई एग्जांपल, n स्क्वायर ले लो, माइनस n ले लो, ले सकते हैं। 1/n होगा कि नहीं होगा? 1/n इज कन्वर्जेंट और बाउंडेड, दोनों कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि नेगेशन का क्या मतलब होता है, कन्वर्सली क्या होता है, और नेसेसरी तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, चलो प्रूफ। Let us suppose that A and B convergent sequence and लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बराबर l। मतलब कि सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्जेंट है, और किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है? l पे। किस पे कन्वर्जेंट है? l पे। ठीक है, लेट कुछ पल के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि एप्सिलॉन क्या है हमारा? 1 है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बात। then there exists a positive integer m such that क्या होगा? mod of an minus l is less than 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। कोई दिक्कत यहां तक? आपको एक बात पता है कि अगर मॉड an लेस देन k है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस k इज लेस देन an इज लेस देन k, लिख सकते हैं। तो इसको लिखने से पहले हम कैसे कर सकते हैं, इसको जरा देखो। r -1 इज लेस देन an माइनस l इज लेस देन 1 हो जाएगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। इस l को इधर ट्रांसफर करो और इस l को उधर सेंड करो, तो क्या हो जाएगा? ये l माइनस 1 इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस 1। दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड। हो गया ना? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कुछ लिखेंगे अभी। l माइनस 1 इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। नोट करो यहाँ तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जल्दी जल्दी करो।
हो गया? चलो लिखना जरा, लेट k इज इक्वल टू, अब देखो अगर ये L-1 अगर हमारा लोअर बाउंड है तो इससे पहले, लोअर बाउंड होने से पहले कुछ और भी तो ऐसे एलिमेंट होंगे जो इससे बड़े रहे होंगे, n को आप वेरी जब कराओगे तो होगा। ऐसे ही अगर ये हमारा अपर बाउंड है, ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म ऐसे रहे होंगे जो इससे क्या रहे होंगे, छोटे रहे होंगे। तो वही बात k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A1, A2, A3, AM-1 और लास्ट में क्या होगा, L+1। ठीक है बात। एंड k डैश इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ A1, A2, A3, AM-1 और L-1। तो ये k क्या बनेगा, अपर बाउंड, और ये क्या बनेगा, लोअर बाउंड। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कर लेना 1, 2, 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 we get k is less than or equal to an is less than or equal to ये हेंस यम को मैंने वेरी करा दिया है तो फॉर ऑल एन लिखो केवल। हेंस एन इज बाउंडेड। किसी को कोई दिक्कत, बोलो कोई समस्या हो तो। देखो डेफिनीशन अगर क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर वही क्लियर नहीं है तो फिर तो बहुत ही परेशानी है। ठीक है, हो गई बात। अब हमें ये प्रूफ करना है या हमें ये बताना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता है ऐसा एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम किसी स्टेटमेंट को गलत कर पाएँ। एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल दोनों में अंतर है। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ऐसा एग्जाम्पल जो किसी स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे। ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस ले लें, -1 टू द पावर n। ठीक है, -1 टू द पावर n जो है an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज सीक्वेंस -1 and 1। ठीक है, लोअर बाउंड -1, अपर बाउंड 1। दिस सेट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, सो दिस इज बाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस हमें पहले लेना था, हमने बाउंडेड सीक्वेंस ले लिया। ठीक, अब ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि जब इसको वेरी आप कराते हो तो ये क्या मिलता है, -1, 1, -1, 1। और मैंने आपको बताया था जो टर्म बार बार रिपीट करता है वही उस सीक्वेंस का क्या होता है, लिमिट होता है। तो यहाँ पे ऐसे कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसके पास कितने लिमिट हो गए, 2।
और इसके पहले अभी जस्ट आप थियरम पढ़े हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो सिर्फ एक ही लिमिट होनी चाहिए, लेकिन इसके पास दो है, इसलिए ये क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो लिखो कन्वर्स, लिखो नाउ वी हैव टू शो, नाउ we have to show converse of above theorem is not true. Converse of above theorem is not true. Converse of above theorem is not true. That is every bounded sequence need not be convergent. Every bounded sequence need not be convergent. लाइन छोड़ के लिखना। Let us take counter example. Let us take counter example. Counter example. This an is equal to minus 1 to the power n. An is equal to minus 1 to the power n. हो गया, which is bounded because its range is bounded. Its range set is bounded. Its range set is bounded. But लिखना नीचे लाइन छोड़कर, बट के आगे लिखना लाइन छोड़ के, an is equal to minus 1 to the power n is equal to minus 1 1 minus 1 and so on, is not convergent because क्या हो जाएगा, because it has two limits, minus 1 and 1. minus 1 and 1. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अलावा कोई बताओ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको रटना है कि सिर्फ हमारे पास एक ही मैं आपको ऐसे 10 सीक्वेंस मैं आपको अभी बताऊंगा और उसके आगे आप 1 लाख सीक्वेंस बना सकते हो, ठीक है? हाँ हाँ, ये भी हो जाएगा। अब चलो मैं तुम लोगों से कुछ पूछता हूँ। 2 थ्योरम हो गया, आज के लिए 2 थ्योरम काफ़ी है। ये 2 थ्योरम आप ज़रूर तैयार कर लेना, किसी भी क्लास में 2 थ्योरम से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे आपको। मेरा पहला प्रश्न, एक ऐसा सीक्वेंस बताओ जिसके पास 2 लिमिट हो और वो अनबाउंडेड हो।
दो लिमिट हो और वो अनबाउंडेड हो। चलो पहला हम बताते हैं, फिर तुम लोग बताना आगे। देखो मैं डायरेक्ट इसका टर्म लिख रहा हूँ, 1 2 2 स्क्वायर 1 2 2 क्यूब 1 2 2 पावर 4 1 2 2 पावर 5 एंड सो ऑन। है कि नहीं सीक्वेंस ये? हाँ, पैटर्न बन रहा है कि नहीं? पैटर्न बन रहा है ना। तो बताओ वो कौन सा टर्म है या कौन सा एलिमेंट है जो बार बार रिपीट कर रहा है? 1 और 2। तो इसके लिमिट क्या हो गए? 1 2। अब ये बताओ कि इसके रेंज में वो रेंज सेट क्या बनेगा इसका, वो भी बना लेते हैं। रेंज सेट मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट। इफ फाइनाइट देन बाउंडेड, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। अगर इसका हम रेंज सेट बनाएं तो रेंज सेट क्या बनेगा? 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4 2 पावर 5 एंड सो ऑन। यही तो बनेगा। अब ये बताओ इसका लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड बताओ। डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी मत बोल देना, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब कि ये सीक्वेंस जो है ये हमारा अनबाउंडेड है। ठीक है, और इसके पास कितने लिमिट हैं? 2, और वो है हमारा 1 और 2। अब आप ये बताओ क्या ये कन्वर्जेंट है? हाँ नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए माइंड में रखो कि कितने लिमिट होनी चाहिए? सिर्फ एक। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक से ज़्यादा है। क्या अब आप बता सकते हो कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास 3 लिमिट पॉइंट हो और सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड हो? बना सकते हो, और भी ऐसे बना सकते हो, 4 लिमिट पॉइंट। ठीक है, चलो जरा किताब देना। सबके पास किताब है ना, या कोई ऐसा भी है जो किताब नहीं लिया है? चलो डेफिनीशन लिखो। ऐसे लिखो, केवल मैं बोल रहा हूँ। ए सीक्वेंस which diverges to either plus infinity or minus infinity is said to be a divergent sequence. Is said to be
डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हो गई बात? हो गया? चलो दूसरा, ऐसे ही एरो बना के लिखो। ए सीक्वेंस विच डाइवर्जेस टू, ए सीक्वेंस विच डाइवर्जेस टू, a sequence which diverges to neither plus infinity nor minus infinity is said to be non-divergent sequence, is said to be non-divergent sequence। हो गया? नेक्स्ट, a sequence an is said to be, a sequence an is said to be, a sequence an is said to be diverges to plus infinity if limit n tending to infinity an is equal to plus infinity and diverges to minus infinity if limit n tending to infinity an is equal to minus infinite। हो गया बात? चलो, मतलब कि अगर सीक्वेंस पे आप अप्लाई करते हो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और वो प्लस इन्फिनिटी आ जाए तब भी डाइवर्जेंट, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए तब भी डाइवर्जेंट, और दोनों ना आए तो उस केस में नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है ना? अब आप एग्जाम्पल लिख लो, नीचे लिखना एग्जाम्पल, n स्क्वायर 2 के पावर n माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n इंटू n। चलो बताओ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? हैं? चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है ना? 25 किलोमीटर। ट्रेन का वेट कर रहे थे क्या? ये बताओ, डाइवर्जेस टू, बोलो, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, देखो कितना आसान है ना? हैं? ये बताओ, नॉन डाइवर्जेंट, क्योंकि जब आप इसे वेरी करा के देख लो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाना चाहिए या तो निगेटिव पे। अगर दोनों पे जा रहा है तो उस केस में हमारा नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस डजंट इम्प्लाई कि कन्वर्जेंट है, ऐसे मत समझ लेना, ठीक है ना? नॉन डाइवर्जेंट डजंट इम्प्लाई कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, ठीक है? तो ये इसको जब वेरी कराएंगे तो क्या होगा? -1 -1 आएगा, फिर 2 -3 4 -5 एंड सो ऑन। तो ये
पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब नाइदर, ऐसे लिखो, नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बस, कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट लिखो, ए सीक्वेंस an is said to be oscillate finitely if कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली होता है यदि पहला it is bounded, दूसरा इसी में it is neither converges nor diverges, neither converges nor diverges। ठीक है। दूसरा, the sequence an is said to be oscillate infinitely if it is not bounded और दूसरा it is neither converges nor diverges। कोई समस्या हो तो बोलो। याद हो गया कि नहीं? हाँ? याद हो गया? तुम्हें तो पल्ले नहीं पड़ेगा अब 2-4 दिन। हाँ। देखो, कोई भी सीक्वेंस हमारा ऑसिलेट फाइनाइटली होगा यदि वो क्या हो, बाउंडेड हो और ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। ठीक है। कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा यदि वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं हो, नॉट बाउंडेड, एंड ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। कोई दिक्कत? देखो, ऑसिलेट जैसे कुछ सीक्वेंस ऑसिलेट भी करते हैं, जैसे -1 टू द पावर n -1 की पावर n वाला था, -1 1 -1 1 -1 1। हाँ, तो वो सीक्वेंस उसमें आ जाएगा ये ऑसिलेट फाइनाइटली में, क्योंकि वो बाउंडेड है। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, चलें आगे। चलो एग्जांपल ले लो। -1 टू द पावर n इन 1 + -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n इंटू n, -1 टू द पावर n 1 + 1/n,
1 2 1/2, 3 1/3 and so on. हो गया? चलो बताओ। इसके बारे में क्या ख्याल है? ऑसिलेट फाइनाइटली के लिए क्या होना चाहिए? सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होना चाहिए और कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए और डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सीक्वेंस ऐसा है जो ये हमारा सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है और ये कन्वर्जेंट भी नहीं है और डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? ऑसिलेट फाइनाइटली। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेट फाइनाइटली। ठीक, दूसरे को भी जब एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 2 0 2। ये भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ऑसिलेट फाइनाइटली। क्योंकि ये सीक्वेंस कैसा है? नॉट बाउंडेड है, ज़्यादा सोच रहे हो। बाउंडेड है और कन्वर्जेंट भी नहीं है और ना ही डाइवर्जेंट है। इसके बारे में क्या ख्याल है? -1 फिर 2 -3 एंड सो ऑन। नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना ये, और ये हमारा बाउंडेड भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ये बताओ। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, इसको भूल जाओ, इस पे लिमिट लगा दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हो गया? जब लगाओगे तो ये 1 बचेगा यहाँ पे और ये है -1 टू द पावर n। तो जब -1 टू द पावर n को जब एक्सपेंड करोगे तो होगा क्या? एक तो नेगेटिव की तरफ भागोगे, लेकिन सिर्फ -1 1 तो यहाँ से आएगा, लेकिन ये तो चेंज करेगा ना, ये वैल्यू तो चेंज करेगा। तो ये ना ही कन्वर्जेंट होगा ना ही डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और ओवरऑल ये हमारा बाउंडेड भी नहीं होगा। चेक करके देख लो। तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? ऑसिलेट इनफाइनाइटली। इसके बारे में बताओ। बाउंडेड और नॉट? अनबाउंडेड। तो क्या होगा? ये कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली होता है अगर वो हमारा बाउंडेड नहीं हो और ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। तो ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेट। लिख लो। बंद करो उसे।